हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो फिर गाइस आज हम देखने वाले हैं सेल साइकिल। सेल साइकिल तो हम लोग देखेंगे ही, लेकिन आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है माइटोसिस, है ना, समसूत्र विभाजन, जो कि बीएससी थर्ड ईयर में है। इसके अलावा 11th और 12th में भी है। तो फिर तीनों क्लास के लिए जो है ये हेल्पफुल हो सकता है गाइस। और ये जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग अगर परसू यूनिवर्सिटी से अगर आप लोग स्टडी कर रहे हैं तो फिर देख लेना, आप 2017, 2015, 2018 के ऊपर जो है सभी हर बार आया है ना, समसूत्री विभाजन या अर्धसूत्री विभाजन आया ही आया है। तो फिर दोनों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फिर आज जो है हम लोग समसूत्री विभाजन देखेंगे, उसके बाद जो है हम अर्धसूत्री में जाएंगे, ठीक है। तो फिर समसूत्री विभाजन देखने से पहले जो है गाइस हमें सेल साइकिल पढ़ना आवश्यक है, ठीक है। तो फिर सेल साइकिल को हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद जो है हम माइटोसिस की ओर चलेंगे, ठीक है। तो फिर चलिए देख लेते हैं कोशिका चक्र। यह घटनाओं का क्रम है जिसमें डीएनए का द्विगुणन, कोशिका की वृद्धि, अन्य रचनाओं का निर्माण होता है और अंत में एक कोशिका से दो संतति कोशिका का निर्माण होता है, ठीक है। इस हमें क्या पता है कि अगर हम कोशिका सिद्धांत आप लोग पढ़े होंगे तो फिर आप लोगों को पता है कि जो पहले से जो कोशिका हमारे बॉडी में रहते हैं गाइस, उन्हीं से ही जो है नए कोशिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है। जो पूर्ववर्ती कोशिकाएं होती हैं उन्हीं से नए कोशिकाओं का निर्माण होता है और नए कोशिकाओं के बनने के क्रम को ही जो है गाइस साइकिल कहते हैं ना। एक प्रकार से साइकिल ही है पुरानी कोशिकाओं से नए कोशिकाओं का निर्माण, ठीक है। एक प्रकार से चक्र चलता रहता है, तो फिर उसे ही जो है कोशिका चक्र या सेल साइकिल जो है कहते हैं। तो फिर ये जो है सेल साइकिल जो है घटनाओं का क्रम है जिसमें डीएनए का द्विगुणन होता है, ठीक है। डीएनए का क्या होता है? द्विगुणन होता है। कोशिका की वृद्धि होती है, कोशिका में जो है ग्रोथ होता है, ठीक है। और रचनाओं का निर्माण होता है और जो उसके अंदर जो रचनाएं पाई जाती है इस सेल के अंदर, उन रचनाओं का जो है निर्माण होता है और अंत में एक कोशिका से जो है दो संतति कोशिका, यानी कि एक कोशिका से जो है दो कोशिका का निर्माण होता है, ठीक है। तो फिर ये जो है सेल साइकिल है, आपको थोड़ा सा इतना इंट्रोडक्शन में लिखना है। आगे देखते हैं, इसके विश्लेषण का श्रेय हार्वर्ड एवं पेल्क को जो है जाता है, ठीक है। जो सेल साइकिल है, इस सेल साइकिल किसने दिया था? तो फिर सेल साइकिल जो है हार्वर्ड एवं पेल्क ने किया था, ठीक है। ये दोनों ने जो है सेल साइकिल दिया था। आगे देखते हैं, कोशिका चक्र 4 प्रावस्थाओं G1, S, G2 और M फेज का योग है। अब ये जो सेल साइकिल है गाइस, इसमें 4 प्रावस्थाएं आती है। पहला है G1, S, G2 और M फेज, ठीक है। M फेज वही है माइटोसिस, जो कि हम लोग अभी पढ़ेंगे समसूत्री विभाजन, ठीक है। तो फिर G1, S, G2 को मिलाकर अंतरावस्था कहते हैं। अब इन तीनों को जो है सम्मिलित रूप से जो है गाइस अंतरावस्था कहते हैं, ठीक है। G1, S और G2 को मिलाकर के अंतरावस्था कहते हैं और M फेज जो है माइटोसिस है। तो फिर माइटोसिस जो है हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो फिर चलिए थोड़ा बहुत S1 इसके बारे में देख लेते हैं, है ना। तो फिर देखते हैं गाइस, G1 अवस्था, है ना। G1 अवस्था में आरएनए का निर्माण होता है, ठीक है। G1 अवस्था में क्या होता है? आरएनए का निर्माण होता है तथा डीएनए संश्लेषण हेतु आवश्यक सामग्रियों एवं एंजाइमों का भी निर्माण होता है, ठीक है गाइस। क्या होता है? जो G1 स्टेज है या G1 अवस्था है, इसमें आरएनए का निर्माण तो होता ही है, लेकिन डीएनए के निर्माण के लिए जो है आवश्यक सामग्रियों एवं एंजाइमों का भी निर्माण कोशिका के अंदर होता है, ठीक है। G1 अवस्था में इतना ही है, आरएनए का निर्माण होगा। इसके अलावा डीएनए बनाने के लिए जिन जिन आवश्यक सामग्रियों की ज़रूरत होगी, उन आवश्यक सामग्रियों का भी निर्माण होगा, साथ ही एंजाइमों का भी। सेकंड देखते हैं, एस अवस्था में गुणसूत्रों एवं डीएनए का द्विगुणन होता है, ठीक है। इस जो S1 स्टेज है उसमें क्या होता है? जो क्रोमोसोम है और जो डीएनए है उनका द्विगुणन होता है, ठीक है। थर्ड देखते हैं, G2 प्रावस्था में। G2 प्रावस्था में सेल के समस्त कोशिकांगों का निर्माण होता है, साथ ही साथ आरआरएनए और एमआरएनए का भी निर्माण होता है, ठीक है गाइस। जो G2 अप्रावस्था है ना, इसमें जो है सेल के समस्त कोशिकांग, जैसे कि सेल के अंदर क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, केंद्रक, इन सभी का जो है निर्माण G2 प्रावस्था में होता है। अब कोशिकांगों का निर्माण तो होगा ही, है ना। कोशिका में कोशिकांग नहीं रहेंगे तो फिर उस कोशिका का कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर कोशिकांगों का निर्माण तो होगा ही, साथ ही साथ आरआरएनए और एमआरएनए का भी निर्माण होता है, ठीक है। तो फिर इतना आपको लिखना है। अब हम पढ़ते हैं एम फेज की ओर, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो फिर ये G1 प्रावस्था है गाइस,
रुकिए, ये जो है जीवन प्रावस्था है, ये जो है एस प्रावस्था है, ये G2 प्रावस्था और ये एम फेस है ना। एम फेस ही इसको ही जो है माइटोसिस या समसूत्री विभाजन कहते हैं। इस प्रकार से जो है सेल जो है सेल साइकिल बनता है। ठीक है, तो फिर डायग्राम आप लोग अच्छे से देख लेंगे। अब चलिए, डायग्राम तो उतना आप लोग समझ गए होंगे कितना जीवन में क्या होता है S1 में, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। एम फेस बचा एक्सप्लेन करने के लिए, तो फिर वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है, तो फिर चलिए देखते हैं। सबसे फाइनली हमारा माइटोसिस समसूत्री विभाजन। पौधों में समसूत्री विभाजन है ना, पौधों में समसूत्री विभाजन की खोज स्ट्रासबर्गर ने किया था। और वही एनिमल की हम बात करें तो फिर एनिमल में जो है फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है, इतना थोड़ा सा आपको याद रखना है कि जो समसूत्री विभाजन है उसको पौधों में जो है स्ट्रासबर्गर ने खोजा था और एनिमल में जो है फ्लेमिंग ने खोजा था। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। पारिभाषिक रूप से समसूत्री विभाजन वह जटिल प्रक्रिया है जिसमें केंद्रक, केंद्रिका एवं कोशिका द्रव्य एवं गुणसूत्र तीनों एक एक बार विभाजित होते हैं तथा इनमें केंद्रक का विभाजन इस प्रकार होता है कि प्रत्येक पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होता है। आप लोगों को इतना समझ नहीं आया होगा गाइस, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। यहाँ पे क्या लिखा है, जो समसूत्री विभाजन है इसमें है ना, इसमें क्या होता है, केंद्रक, कोशिका द्रव्य और गुणसूत्र है ना, इन तीनों का जो है एक एक बार विभाजन होगा, 2 बार विभाजन नहीं होगा। ठीक है, केंद्रक, कोशिका द्रव्य और गुणसूत्र इन तीनों का जो है एक एक बार विभाजन होगा। अब इसमें ये जो केंद्रक है, इस केंद्रक का विभाजन इस प्रकार से होगा कि जो 2 पुत्री कोशिका बनेंगे है ना, एक कोशिका से जो है 2 नए कोशिका बनेंगे, तो फिर उन दोनों कोशिकाओं में जो गुणसूत्रों की संख्या होगी गाइस, वो मातृ कोशिका में जो गुणसूत्र हैं उसकी संख्या के बराबर होगा। जैसे कि मातृ कोशिका में अगर 46 के 46 गुणसूत्र हैं ना, एक मातृ कोशिका में 46 गुणसूत्र हैं, 46 गुणसूत्र हैं, तो फिर दोनों पुत्री कोशिकाओं में भी क्या होगा, 46 गुणसूत्र ही पाया जाएगा। दोनों पुत्री कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र होंगे। ठीक है, वही लिखा है, केंद्रक का विभाजन इस प्रकार होता है कि दोनों पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, जैसे कि अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, कम हो जाता है, 40 का आधा हो जाएगा। ठीक है, पुत्री कोशिकाओं में, लेकिन समसूत्री में वैसा नहीं होता है। जितना मातृ कोशिका में रहेगा उतने ही जो है क्या बोलते हैं, संतति कोशिका में भी पाया जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समसूत्री विभाजन का डेफिनेशन समझ आया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। अब जो है हम इसका जो अवस्थाएं देख लेते हैं कि समसूत्री विभाजन किन किन चरणों में कंप्लीट होता है। ठीक है, तो फिर ये जो माइटोसिस है गाइस, ये जो है 2 चरणों में कंप्लीट होता है। पहला है कैरियोकाइनेसिस है ना, फर्स्ट है कैरियोकाइनेसिस और सेकंड है साइटोकाइनेसिस। तो फिर माइटोसिस है 2 चरणों में कंप्लीट होगा, फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस, सेकंड साइटोकाइनेसिस। अब ये जो कैरियोकाइनेसिस है गाइस, ये जो है पुनः 4 भागों में बटा हुआ है। ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक है, तो फिर ये जो कैरियोकाइनेसिस है ये पुनः 4 चरणों में जो है कंप्लीट होता है, इतना आपको याद रखना है। और साइटोकाइनेसिस के बारे में हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो फिर सबसे पहला जो है हम कैरियोकाइनेसिस देख लेते हैं, आखिर ये कैरियोकाइनेसिस है क्या। कैरियोकाइनेसिस केंद्रक के विभाजन की प्रक्रिया को है ना, केंद्रक के विभाजन की प्रक्रिया को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, समसूत्री विभाजन पढ़ रहे हैं, कोशिका विभाजन पढ़ रहे हैं ना, तो फिर कोशिका का विभाजन होगा ही, तो फिर कोशिका के अंदर जो केंद्रक है उसका विभाजन होता है, तो फिर उसको जो है हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। ठीक है, अब ये जो कैरियोकाइनेसिस है गाइस, निम्नलिखित 4 उप अवस्थाओं में जो है पूर्ण होता है, जो कि हमने देखा है अभी, प्रोफेज, मेटाफेज है ना। तो फिर ये जो कैरियोकाइनेसिस है वो 4 उप अवस्थाओं या उप प्रवस्थाओं में कंप्लीट होता है। तो फिर फर्स्ट है प्रोफेज, जिसको हिंदी में पूर्वावस्था भी कहते हैं। ठीक है, तो फिर प्रोफेज देख लेते हैं। यह सबसे लंबी अवस्था है। ठीक है, जो माइटोसिस है गाइस, उसका जो है सबसे लंबी अवस्था है प्रोफेज। ठीक है, प्रोफेज सबसे लंबी अवस्था है। इसमें प्रारंभ में है ना, इसमें प्रारंभ में गुणसूत्र लंबे, पतले, तंतुमय, जालिकावत होते हैं। अब इसमें देखिए गुणसूत्र केंद्रक के अंदर क्या होता है गाइस, अभी हम लोग केंद्रक विभाजन पढ़ रहे हैं। केंद्रक के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम ही जो है गुणसूत्र है। ठीक है,
तो फिर जो पूर्वावस्था या फिर जो प्रोफेज है उसमें जो है पहले गुणसूत्र लंबे, पतले, तंतुमय और जालिकावत रहेंगे, जाली के समान, ठीक है। तो फिर इतना आपको याद रखना है। फिर देखते हैं, परंतु आगे चलकर गुणसूत्र कुंडलित, स्पष्ट एवं छोटे हो जाते हैं। अब जैसे ही हम प्रोफेज फर्स्ट नहीं, प्रोफेज प्रारंभिक अवस्था में तो ये जालिकावत तंतुवत रहेगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है ना, समय बीतने के बाद जो है गुणसूत्र कुंडलित, स्पष्ट एवं छोटे हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रोफेज के अंत में केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका नष्ट हो जाती है। प्रोफेज में तरकु तंतु दिखाई देते हैं। अब चलिए गाइस, इन सभी को जो है हम डायग्राम के थ्रू एक बार फिर से समझ लेते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये जो है प्रोफेज की पहली अवस्था है, फिर ये बीच की अवस्था है और ये अंतिम अवस्था है, ठीक है। तो फिर हमने क्या पढ़ा था, प्रारंभ में जो गुणसूत्र हैं वो जालिका व तंतुमय दिखाई देते हैं। देखिए, जालिका व तंतुमय दिखाई दे रहा है, बीच में थोड़ा सा स्पष्ट दिखाई दे रहा है क्रोमोसोम, लास्ट में जो क्रोमोसोम है वो बहुत ही स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये जो है क्रोमोसोम है, तो फिर ये अंत में जो है बहुत ही स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जो कि हमने ऐसे ही पढ़ा है, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा, ये जो इस स्टेज में गाइस लास्ट में है ना, प्रोफेज के अंतिम अवस्था में जो केंद्रक झिल्ली है और केंद्रिका है वो विलुप्त हो जाती है या नष्ट हो जाती है। तो फिर यहाँ पर देखिए, केंद्रक जो है स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, साथ ही जो केंद्रिका है वो भी जो है स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो फिर ये डायग्राम आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। साथ ही तरकु तंतु का निर्माण हो जाता है, तो फिर ये जो है तरकु तंतु है, ठीक है। तो फिर डायग्राम जो आप लोग याद रखेंगे, उसके बाद जो है आप लोग थ्योरी लिखेंगे, है ना। मैं आप लोगों को सजेशन दे रहा हूँ कि आप लोग जो है पहले डायग्राम को बनाना, उसके बाद जो है थ्योरी लिखना, ठीक है। तो फिर जैसे कि आप लोग डायग्राम बना लोगे तो फिर थ्योरी में सोचने वाली कोई बात ही नहीं रहेगा, थ्योरी जो है आप लोग अपने मन से भी लिख सकेंगे, ठीक है। तो फिर ये प्रोफेज फर्स्ट की प्रारंभिक अवस्था है, ये वाला, ये मध्यम अवस्था है और ये सबसे लास्ट वाला प्रोफेज की स्टेज है, ठीक है। आई होप आपको समझा होगा। अब चलिए देखते हैं आगे। अब देखते हैं गाइस मध्यावस्था। मध्यावस्था में जाने से पहले मैं आप लोग को इसका डायग्राम दिखा देता हूँ ताकि हम लोग अच्छे से समझ पाएँ। सबसे पहले इसका हम डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए गाइस, ये जो है ये परिधि है, ठीक है। आप लोग वृत्त वगैरह पढ़े होंगे, तो फिर इसको किनारे को क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। तो फिर परिधि पर जो है ये क्रोमोसोम वो जो है बड़े बड़े व्यवस्थित हैं, और वहीं मध्यम की बात करें तो फिर मध्यम में जो है छोटे गुणसूत्र जो है व्यवस्थित हैं, ठीक है। ये हमें एक बात पता चला। इसके बाद जो है गाइस आप लोग देखिए, ये क्या है, इनके भुजा है, ठीक है। ये क्या है, इनके भुजा है, और इनके भुजा जो है ये क्या है, ध्रुव है, ठीक है। ये जो है विपरीत ध्रुव है, तो फिर इनकी भुजा जो है विपरीत ध्रुवों की ओर व्यवस्थित है। देखिए, इधर है इनकी भुजा, इधर है और इधर भी है, तो फिर इनकी भुजाएं जो है विपरीत ध्रुवों की ओर व्यवस्थित है। साथ ही ये जो बीच में है गाइस, ये क्या है, ये केंद्रक बिंदु है, ठीक है। तो फिर ये क्या है, केंद्रक बिंदु, और ये जो बीच में ऐसा लाइन है गाइस, ये जो है मध्य प्लेट है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है। तो फिर ये जो जो गुणसूत्र हैं गाइस वो कहाँ पर व्यवस्थित है, मध्य प्लेट पर स्थित है, ठीक है। जो गुणसूत्र जो है कहाँ स्थित है, मध्य प्लेट पर जो है स्थित है। अब यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पर हमने क्या बोला था, ये जो है तरकु तंतु है, ठीक है। क्या है, ये तरकु तंतु है, ठीक है। तो फिर ये जो गुणसूत्र से होते हुए जो तरकु तंतु गए हैं, ये वाला है ना, इसको जो है गुणसूत्र तरकु तंतु कहेंगे। ये तुर्क लिखा गया इस गाइस, ये जो है तरकु तंतु है, ठीक है। ये जो है गुणसूत्र तरकु तंतु है, और ये जो कोई भी गुणसूत्र को टच नहीं कर रहा है ना, ये वाला गुणसूत्र जो है, ये वाला जो तरकु तंतु है वो किसी भी गुणसूत्र को टच नहीं कर रहा है, तो फिर इसको जो है सपोर्टिंग तरकु तंतु कहेंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे सपोर्टिंग तरकु तंतु लिखा हुआ है, ठीक है। तो फिर आपको इतना याद रखना है। अब थ्योरी की ओर मैं जाता हूँ, आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। थ्योरी में वही है जो कि हमने डायग्राम में दिखा, ठीक है। गुणसूत्र की आकारिकी के अध्ययन के लिए यह अवस्था अच्छा है। देखिए गाइस, हमने इसमें गुणसूत्र को स्पष्ट रूप से देखा है ना। तो फिर गुणसूत्र का जो स्टडी हम अगर करते हैं अभी भी, तो फिर मध्यावस्था में जो गुणसूत्र की आकारिकी है उसी का ही जो है हम अध्ययन करते हैं। गुणसूत्र मध्य प्लेट पर स्थित होते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को बताया। गुणसूत्र की भुजाएं ध्रुवीय केंद्रों की ओर व्यवस्थित होते हैं, जो कि मैंने बताया। गुणसूत्र परिधि पर बड़े, देखिए परिधि पर बड़े एवं मध्य में छोटे होते हैं, इसको भी मैंने बताया। तरकु तंतु दिखाई देते हैं, ठीक है गाइस, तरकु तंतु दिखाई देते हैं। दो प्रकार के तरकु तंतु, पहला क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर जो कि गुणसूत्रीय तरकु तंतु, और सपोर्टिंग स्पिंडल फाइबर है ना, यानी कि
सपोर्टिंग तर्कु तंतु। तो फिर क्रोमोसोमल जो कि गुणसूत्र से होते हुए पुनः केंद्र की ओर जाएगा, और सपोर्टिंग वाला जो है ध्रुव से ध्रुव में टच करेगा, ठीक है, ध्रुव से ध्रुव को टच करेगा, तो फिर उसको सपोर्टिंग तर्कु तंतु। और ध्रुव से गुणसूत्र, फिर गुणसूत्र से फिर ध्रुव तक जाता है, तो फिर उसको क्रोमोसोमल तर्कु तंतु कहेंगे, ठीक है। तो फिर ये हो गया हमारा मध्य अवस्था या मेटाफेज, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं गाइस एनाफेज या पश्चावस्था। इसमें फिर से मैं पहले डायग्राम दिखा देता हूँ, उसके बाद जो है हम नोट्स की ओर आएंगे, ठीक है। तो फिर ये जो है गाइस एनाफेज का जो है डायग्राम है। यहाँ पे देखिए जो केंद्रक बिंदु यहाँ पर मध्य प्लेट पर व्यवस्थित थे वो जो है टूट गए हैं ना, तो फिर केंद्रक बिंदुओं का जो है विभाजन हो जाता है। देखिए केंद्रक बिंदु इधर इधर आ गया है, और ये जो केंद्रक बिंदु है गाइस वो इधर जा रहे हैं ना, ध्रुव की ओर जो है खींचा जा रहा है। और यहाँ पर जो है एक नया अंतर क्षेत्रीय तर्कु तंतु उत्पन्न होता है, ये वाला, ठीक है। ये क्या है, अंतर क्षेत्रीय तर्कु तंतु है, ये जो बीच बीच में है ये जो है अंतर क्षेत्रीय तर्कु तंतु है, ठीक है। इतना आई होप आपको समझ आया होगा। और यहाँ पर ये जो क्या बोलते हैं, ये जो तर्कु तंतु है गाइस, ये वाला है ना, ये जो है गुणसूत्रीय जो तर्कु तंतु है ना, वो जो है जो गुणसूत्र तर्कु तंतु होते हैं गाइस ये वाले हैं, है ना। और ये जो है संकुचित होते हैं, और ये जो है इन गुणसूत्रों को है ना विपरीत ध्रुवों की ओर जो है ले जाते हैं, ठीक है, पुल करते हैं, इधर खींचते हैं, ठीक है। ये जो गुणसूत्रीय तर्कु तंतु है वो जो है ये वाला, मतलब ये जो है गुणसूत्रीय तर्कु तंतु है ना, तो फिर ये जो है गुणसूत्र को विपरीत ध्रुव की ओर इधर जो है लाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं इसको पहले साफ कर लेता हूँ, रुकिए, है ना। और उसके बाद ये जो तर्कु तंतु है ना, ये नया वाला, ये वाला जो नया तर्कु तंतु है गाइस अंतर क्षेत्रीय तर्कु तंतु, ये अंतर क्षेत्रीय बस मैंने लिखा है, इसको तर्कु तंतु भी लिखना है ना। ये जो अंतर क्षेत्रीय तर्कु तंतु बना है ये जो है इधर इस वाले को जो है इधर धकेलने का प्रयास करता है, और इस वाले को जो है इधर धकेलने का प्रयास करता है, ठीक है। तो फिर इतना आपको याद रखना है। अब चलिए हम नोट्स की ओर जो है बढ़ते हैं। देखिए यह सबसे छोटी अवस्था है, ठीक है, जो एनाफेज है गाइस वो सबसे छोटी अवस्था है। यहाँ पर गुणसूत्र बिंदु का विभाजन होता है, ठीक है, जो कि मैंने आप लोगों को डायग्राम में बताया कि गुणसूत्र बिंदु का विभाजन होता है। यहाँ एक नया अंतर क्षेत्रीय तर्कु तंतु दिखाई देता है, ठीक है गाइस, एक नया तर्कु तंतु दिखाई देता है जिसको अंतर क्षेत्रीय तर्कु तंतु कहते हैं। गुणसूत्रीय तर्कु तंतु का संकुचन होता है और गुणसूत्र को विपरीत ध्रुवों पर पुल करते हैं या ढकेलते हैं, ठीक है गाइस। ये जो गुणसूत्रीय तर्कु तंतु है ना, ये जो है ध्रुवों पर जो है विपरीत ध्रुवों की ओर जो है खींचते हैं गुणसूत्रों को, ठीक है। और जो अंतर क्षेत्रीय तर्कु तंतु है गाइस वो ध्रुवों पर पुश करते हैं, यानी कि ध्रुव की ओर जाए उसके लिए जो है ये ढकेलते हैं, और जो गुणसूत्रीय तर्कु तंतु हैं वो खींचते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार फिर से मैं डायग्राम में जाऊँगा। यहाँ पे देखिए ये जो गुणसूत्रीय तर्कु तंतु हैं ये इस ओर खींचते हैं, ठीक है, जबकि ये जो अंतर क्षेत्रीय तर्कु तंतु है ये गुणसूत्रों को इस ओर ढकेलेगा, और ये जो है इस ओर ढकेलेगा, ठीक है, इस ओर ढकेलने का प्रयास करेगा, और ये इस ओर, ठीक है, जबकि गुणसूत्रीय तर्कु तंतु जो है खींचने का काम करेगा। चलिए एनाफेज भी हो गया, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं गाइस अंत्यावस्था टीलोफेज, जो कि बहुत ही नहीं, सबसे लास्ट वाला है ना। गुणसूत्रीय ध्रुव पर पहुंच जाते हैं। अब जो गुणसूत्र है गाइस वो ध्रुवों पर पहुंच जाएंगे। जो अंत्यावस्था या जो टीलोफेज है इसमें गुणसूत्र जो है ध्रुव पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर जो है केंद्रक का जो है पुनः निर्माण होगा। अब तक देखिए गाइस प्रोफेज में क्या हुआ था, केंद्रक और केंद्रिका नष्ट हो गए थे, ठीक है, लेकिन जब टीलोफेज आएगा तो फिर यहाँ पर जो है केंद्रक का पुनः निर्माण होगा, साथ ही केंद्रिका का भी निर्माण होगा, ठीक है, केंद्रक और केंद्रिका दोनों का निर्माण होगा। गुणसूत्र जो है अभी कुंडलित एवं धागे नुमा हो जाएंगे, और गुणसूत्र जो है पहले जैसे थे वैसे ही जो है विकुंडलित और धागे नुमा हो जाएंगे, पतले, ठीक है। अंत में दो पुत्री केंद्रक का जो है निर्माण होगा, और अंत में जो है ये 2 पुत्री केंद्रकों का निर्माण होगा। यहाँ पर अभी कोशिका का निर्माण नहीं हुआ है, 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण नहीं हुआ है, केवल 2 पुत्री केंद्रकों का बस निर्माण हुआ है, ठीक है। तो फिर यह है अंत्यावस्था। इसका डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने लेट प्रोफेज और ईयरली प्रोफेज लिखा है, तो फिर आप लोग जो है इसको
एनाफेस टीलोफेस करेंगे। ठीक है गाइस, ये टीलोफेस करेंगे और यहाँ पर लिखना इस वाले में 2 पुत्री केंद्रक। ठीक है, 2 पुत्री केंद्रक यहाँ पे लिखना। अब चलिए देखते हैं, ये टीलोफेज स्टेज है। टीलोफेज में हमने क्या पढ़ा, जो गुणसूत्र है ना, वो जो है केंद्र पर पहुँच जाते हैं या ध्रुव पर, है ना, सॉरी मैं केंद्रक नहीं, ध्रुव पर पहुँच जाते हैं। जो गुणसूत्र है वो ध्रुव पर पहुँच जाते हैं। देखिए ध्रुव पर पहुँच गया। इसके बाद यहाँ पर यही जो पहुँचे हैं ये जो है पुनः केंद्रक का निर्माण करेंगे। ठीक है, केंद्रक और केंद्रिका का जो है पुनः निर्माण करेंगे। तो फिर ये केंद्रक और केंद्रिका का निर्माण हो गया। ठीक है, इतना आपको इस वाले टीलोफेज में लिखना है। ठीक है, और ये सबसे अंतिम अवस्था होता है। ठीक है, तो फिर थोड़ा सा फिर से नोट्स की ओर आते हैं। और जो गुणसूत्र है वो विकुंडलित एवं धागेनुमा हो जाते हैं। तो फिर यहाँ पर देखिए जो गुणसूत्र है वो पुनः भी कुंडलित हो गया है और धागेनुमा हो गया है। ठीक है, और केंद्रक केंद्रिका का निर्माण हो गया। तो फिर इतना जो आपको टीलोफेज में लिखना है। अब चलिए हम देखते हैं साइटोकाइनेसिस। जो माइटोसिस है वो 2 चरणों में कंप्लीट होता है, पहला कैरियोकाइनेसिस और दूसरा साइटोकाइनेसिस, है ना। कोशिका का विभाजन पढ़ रहे हैं तो फिर कोशिका में क्या क्या होता है, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। तो फिर केंद्रक का विभाजन हमने पढ़ लिया। अब जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस है क्या गाइस, तो फिर केंद्रक विभाजन पश्चात कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। ठीक है, कोशिका में क्या होता है, कोशिका द्रव्य। तो फिर कोशिका द्रव्य का भी विभाजन होता है जिसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं। पौधों में यह कोशिका प्लेट विधि द्वारा होता है। ठीक है गाइस, साइटोकाइनेसिस अर्थात कोशिका द्रव्य का विभाजन। ठीक है, और पौधों में जो साइटोकाइनेसिस है वो प्लेट विधि द्वारा होता है। अब चलिए ये प्लेट विधि क्या है वो हम देख लेते हैं। ये देखिएगा इस प्लेट विधि है ना, ये जो है जब 2 केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने लास्ट तक टीलोफेज पढ़ा है ना, तो फिर उसमें केंद्रक का निर्माण होगा। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर थोड़ा सा प्लेट दिखाई देगा। ठीक है, जिसको जो है फ्रेगमोप्लास्ट जो है बोलते हैं। ठीक है, छोटा सा फ्रेगमोप्लास्ट यहाँ पे बनेगा। फिर ये जो है इस तरह से जो है पूरा बन जाएगा, जिसको जो है सेल प्लेट कहेंगे। उसके बाद ये जो सेल प्लेट है गाइस, यहीं से जो है कोशिका 2 भागों में बढ़ जाएगा और 2 डॉटर सेल का निर्माण होगा। ठीक है गाइस, तो फिर ये जो है आपको याद रखना है। इसका थोड़ा सा नोट्स भी है, उसको मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। दोनों केंद्रकों के मध्य, है ना, दोनों केंद्रकों के मध्य कोशिका प्लेट का निर्माण होता है। अंत में कोशिका प्लेट से जो है 2 भागों में बढ़ जाता है। तो फिर साइटोकाइनेसिस में आपको इतना ही लिखना है गाइस, इसका पूरा वगैरह मत लिखना। ठीक है, क्या होता है जब टीलोफेज आएगा तो फिर 2 डॉटर केंद्रकों का निर्माण होगा, है ना। उसके बाद जो है बीच में फ्रेगमोप्लास्ट बनेगा, ये वाला, ये फ्रेगमोप्लास्ट। फिर ये जो है पूरा सेल प्लेट बन जाएगा। सेल प्लेट से जो है दोनों कोशिका जो है 2 भागों में बढ़ जाएगा और 2 डॉटर सेल का निर्माण होगा। ठीक है, तो फिर इतना आपको लिखना है। अब चलिए सबसे अंतिम हम लोग देख लेते हैं समसूत्री विभाजन का महत्व, है ना। अब समसूत्री विभाजन होता है तो फिर उसका महत्व भी होता है गाइस, तो फिर वो हम देख लेते हैं। इस विभाजन वृद्धि एवं विकास होता है। इस विभाजन से जो है वृद्धि एवं विकास होता है। यह प्रक्रिया सेल में डीएनए एवं आरएनए का संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। ये जो समसूत्री विभाजन है गाइस, इससे जो है कोशिकाओं में, है ना, डीएनए और आरएनए का संतुलन बना रहता है। साथ अब थर्ड देखते हैं, पुत्री सेल में जनक के बराबर गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब जो डॉटर सेल है गाइस, उसमें माता पिता में जितने गुणसूत्र पाए जाएंगे उतने ही जो है डॉटर सेल में भी या संतान कोशिकाओं में पाया जाएगा। ठीक है, जो कि हमने सबसे पहले डेफिनेशन जब पढ़ रहे थे तब देखा था। ठीक है, फोर्थ देखते हैं, इस विभाजन द्वारा पुत्री गुणसूत्रों में जीन का समान वितरण होता है। अब जो पुत्री डॉटर सेल जो बने हैं गाइस, उनमें जो है और जो डॉटर गुणसूत्र बने हैं ना, उनमें जो है जीनों का समान वितरण होगा। तो फिर ये जो है समसूत्री विभाजन का महत्व है, या फिर जो महत्व है ना। तो फिर ये आपको लिखना है। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा, ये जो टॉपिक है। अगर आया है तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों में भी शेयर करेंगे ताकि उनका भी फ़ायदा हो। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बताने का प्रयास किया है और जो डायग्राम में है उसी को ही मैंने बताया है ना। अगर आप लोग एक्स्ट्रा हम लोग करने की कोशिश करते हैं तो फिर हम जो है भूल जाते हैं। इससे अच्छा है कि आप लोग डायग्राम याद कीजिए। डायग्राम पहले आप लोग बनाना, फिर उसके बाद जो है उसका नोट्स जो हमको लिखना है उसको लिखना है। ठीक है, सबसे पहले डायग्राम को याद रखना है कि मेटाफेज का क्या है, एनाफेज का क्या है, टीलोफेज का क्या है। उसके अनुसार फिर जो है आपको नोट्स बनाना है। ठीक है, या फिर लिखना है। तो फिर चलिए गाइस, आई होप
ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हुआ है। अगर हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों में भी शेयर करेंगे ताकि उनका भी फ़ायदा हो। और थैंक यू गाइस।